अब यहाँ तक आपने जो है वो हीटिंग कर्व को यानी अंडरस्टैंड भी कर लिया, उसको रिटर्न कैसे लिखना है वो भी देख लिया। अब कूलिंग कर्व्स में बिल्कुल उसका ऑपोजिट लेके चलेंगे, ठीक है। कूलिंग कर्व्स क्या होते हैं? अ कूलिंग कर्व शोज टेम्परेचर चेंज ओवर टाइम एज द सब्सटेंस इज कूल्ड, ठीक है। जब उसको कूल करते रहेंगे तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर में जो जो चेंजेस आ रही हैं वो कूलिंग कर्व शो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट रीजन सिमिलर टू द हीटिंग कर्व्स, बिल्कुल जैसे हीटिंग कर्व्स में रीजन्स हैं उसके भी वही हैं, बट इन रिवर्स ऑर्डर। लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि उसमें आपके पास सबसे पहले सॉलिड फेज था, ठीक है, और उसके बाद हीटिंग कर्व में आपके पास क्या आ रहा था? मेल्टिंग हो रही थी, ठीक है। फिर आपके पास आ रहा था लिक्विड फेज, ठीक है, और उसके बाद आपके पास आ रही थी बॉइलिंग, ठीक है, और उसके बाद आपके पास गैस फेज आ गया था, ठीक है। अब इसका उल्ट हो जाएगा। देखें, सबसे पहले इसका हमने गैस फेज लिखा, हाई टेम्परेचर टू ई सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन। अब जहाँ पर पहले बॉइलिंग हो रही थी अब कंडेंस होगा, क्योंकि गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें कंडेंसेशन आ जाएगा। फिर अगेन वही लिक्विड फेज आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपके पास फ्रीजिंग आ जाएगा। पहले मेल्टिंग हो रही थी ना, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में आ रहे थे, अब लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर फ्रीजिंग आ जाएगी, ठीक है। और फ्रीजिंग के बाद अगेन वही आपके पास सॉलिड फेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे वही हैं, लेकिन ऑपोजिट यानी रिवर्स ऑर्डर में हैं। अब इनको हम लिखेंगे कैसे वो देख लें। सबसे पहले गैस फेज अगर आप देखें, हाई टेम्परेचर टू ई, ठीक है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि जो आपके पास ये जो कूलिंग कर्व था, इसमें हमने ये ऐसे गैस फेज में स्टार्ट किया था ना, तो यहाँ से ई में आया था, ठीक है, और यहाँ पर ये डी था, ठीक है। तो ये हमारे पास ये गैस था और ये हमारे पास कंडेंसेशन हो रही थी, कंडेंसेशन, और फिर यहाँ पर ये लिक्विड फेस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सॉरी सी होगा ये, हाँ। तो सेगमेंट जो है हाई टेम्परेचर टू ई की बात करें हम, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास गैस फेज है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज एज इट लूजेज हीट, ठीक है, क्योंकि हम कूल कर रहे हैं। अब हम इसमें सारा हीट लॉस की बात करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज कॉजिंग द पार्टिकल्स टू मूव लेस रैपिडली। जब हम उसको कूल कर रहे हैं तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी और वो बहुत स्लोली जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, यानी बहुत तेज़ी से मूव लेस रैपिडली। लेकिन जैसे कि पहले हम कहते हैं ना, गैस के पार्टिकल्स रैपिडली मूव करें, रैपिडली मूव करें। अब जब हम उसको कूल करेंगे ना तो वो लेस रैपिडली मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट कंडेंसेशन। अब ई टू डी जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखें, ये कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है, ये ई टू डी कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है। इसमें हम अब अगेन बताएंगे टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स, क्योंकि देखिए अब हम गैस है ना हमारे पास, ठीक है, उसको कूल कर रहे थे, अब फेज ट्रांजिशन होने लगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगी है। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट इज कंडेंसेस इनटू द लिक्विड। यहाँ पर हमने बता दिया कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? Here the lost heat is used। अब आपने यहाँ पे जो फेज ट्रांजिशन है ना, फेज ट्रांजिशन के दरमियान यानी फ्रीजिंग हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, बॉइलिंग हो रही है या मेल्टिंग हो रही है, तो उसके दरमियान में आपने जो बताना है कि हीट लॉस या हीट एडिड जो थी ना वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, वो ज़रूर रीज़न बतानी है। Here the lost heat is used as the intermolecular forces in the liquid to bring the particles close together। यानी वो कह रहे हैं वो हीट जो है ना वो एज अ इंटरमोलिकुलर फोर्स यूज हो रही है और यानी पार्टिकल्स ऑफ द गैस को क्लोज करने के लिए यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। और इसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे, बीइंग रिलीज्ड। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली कि हम इसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास टर्म यूज़ हो रही है वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेकिन साथ हमने कहा कि बीइंग रिलीज्ड, क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है ये दोनों बराबर होती हैं। क्योंकि देखें जब आप लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, लेकिन आप जब गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तो ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है। लेकिन ये लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो वेपोराइजेशन के बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ। वेपोराइजेशन में ऐड हो रही होती है, ठीक है, कंडेंसेशन में रिलीज हो रही होती है विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। अच्छा, तो अब ये चीज़ आपने नोट करनी है, ठीक है। इसी तरह जब हम मेल्टिंग और फ्रीजिंग पे पहुंचेंगे तो उसमें भी हम जो है वो एक ही लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ही कह सकते हैं या उसको हम फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने नेट पे तो चेक किया था कि यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन भी इसको कहा जा सकता है,
ठीक है, लेकिन आपकी बुक में वेपराइजेशन मेंशन था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको वेपराइजेशन लिख दिया है, ठीक है। लेकिन साथ आपने बीइंग रिलीज्ड का लफ्ज़ ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर कंडेंसेशन हो रही है। जब आप बॉइलिंग करेंगे ना, ठीक है, तब आप इसको सिंपल लिखेंगे दिस इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा होगा एडिड हीट। ठीक हो गया। अब आ जाता है लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में क्या होगा, अब आप और कूल डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज एट इज लूजेज मोर हीट, और काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज करती है, कॉजिंग द पार्टिकल्स टू मूव मोर स्लोली, जब वो उसको हम कूल डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है, और फ्रीजिंग आ गया। अब ये अगेन फेज चेंज है। फेज चेंज में आपने बताना है कि भाई टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है, और आप जा रहे हो लिक्विड से सॉलिड की तरफ, तो आपने लिखना है कि सेगमेंट सी टू बी में टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट एज इट फ्रीजेज इनटू सॉलिड। ठीक है, हेयर द लॉस्ट हीट, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कूल डाउन तो हो ही रहा है, ठीक है, तो जो लॉस्ट हीट है, ठीक है, वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, इज़ यूज्ड एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, यानी वो एज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का काम कर रही है। ठीक है, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पार्टिकल्स को करीब लाती हैं ना, ठीक है, इसी तरह वो जो लॉस्ट हीट है वो भी सब पार्टिकल्स को जो है वो पकड़ के करीब ला रही है, लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट करिए, सॉलिड में कन्वर्ट करिए, अरेंज द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बीइंग रिलीज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने चीज़ नोट की कि फ्रीजिंग हो रही है लेकिन हमने फ्यूजन लिखा है, जो कि हमने मेल्टिंग में लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये जो ड्यूरिंग मेल्टिंग जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है, वो ऐड हो रही थी, लेकिन यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बिल्कुल उसी के बराबर जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आपने नोट करना है ड्यूरिंग फ्रीजिंग। नेक्स्ट आ जाएगा सॉलिड फेज, तो बी टू ए एंड बिलो, ठीक है, उससे बिलो। अब सॉलिड तो बन चुका है, अब आप उसको और कूल डाउन कर रहे हैं तो टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड तो डिक्रीज करेगा जैसे जैसे अगर वो कम और ज़्यादा हीट लॉस करेगा। ठीक है, तो आपने यही लिखा द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेज एट इज कॉन्टिन्यूज टू लूज हीट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। क्या कर रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज कॉजिंग द पार्टिकल्स टू वाइब्रेट लेस, यानी पहले तो वो वाइब्रेट तो कर रहे हैं लेकिन अब और कूल डाउन करेंगे तो वो लेस वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, अब ये सारा का सारा तो आपने सेगमेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और आपको पता चल गया कि फेज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, मतलब सिंपल सॉलिड फेज़, लिक्विड फेज़ और गैशियस फेज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है, और जो फेज़ ट्रांजिशन हो रही है यानी जैसे कंडेंसेशन हो रही है, फ्रीजिंग हो रही है, मेल्टिंग हो रही है, बॉइलिंग हो रही है, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसमें आपने कम्प्लीटली ये जो हीट लॉस्ट वाली रीज़न है आपने ये भी लिखनी होती है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं काइनेटिक जो इंटरप्रिटेशन है उसकी तरफ आ जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी की क्या इंटरप्रिटेशन है, तो काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन में हमने मतलब टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताने। अब ये वाला जो टॉपिक है ना आपकी बुक में थोड़ा सा आप कह लें कि उसमें ना मिस्टेक्स भी हैं, वो मैं पर्टिकुलरली एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगर शॉर्ट वीडियोस भी आती हैं ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो आपसे मिस नहीं होंगी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंटरप्रिटेशन में टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ ना यहाँ कर्व भी शो कर देती हूँ। अब इसमें जो ये स्लोप लाइंस है ना, ए से बी और सी से डी और ई ऑनवर्ड, ठीक है, इसमें ये चीज़ हीटिंग कर्व्स में नोट कर लें क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि था कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्योंकि आप हीट कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, सब कुछ बढ़ रहा है। तो अब ये हीटिंग कर्व में, बल्कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुद से ड्रॉ भी कर देती हूँ हीटिंग कर्व। ठीक है, ए से बी, फिर यहाँ से और फिर एस से, ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एंड ऑनवर्ड। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है ए से बी, सी से डी और ई ऑनवर्ड। ठीक है, इन हीटिंग कर्व्स, ये हीटिंग कर्व्स की बात हो रही है। ठीक है, इन द अबव रीजन्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि हमें पता है हीटिंग हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ इंक्रीज करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन में, अगर हम टेम्परेचर और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें और काइनेटिक एनर्जी की, अब ये कूलिंग कर्व्स की बात हो रही है। ठीक है, अब कूलिंग कर्व्स देख लें। कूलिंग कर्व्स में आप इस तरीके से एकदम से ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे। ठीक है, ये आपके पास कर्व्स बनते हैं। ठीक है, ये ए बी सी डी ई एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो अब आप देख लें सबसे पहला कर्व, ये जो स्लोप लाइंस हैं, हाई टेम्परेचर टू ई, डी टू सी एंड बी टू ए।
ठीक है, इन कूलिंग कर्व्स, ये कूलिंग कर्व्स की बात हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें इन द अबव रीजन्स एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज, क्योंकि कूल डाउन हो रहा है, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज तो सब कुछ डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ डिक्रीजेज, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर या पोटेंशियल एनर्जी को हम देखते हैं। अब दूसरे वाले हम पोर्शंस देखेंगे, जैसे कि हीटिंग कर्व्स में हम देखेंगे, हीटिंग कर्व्स में अब हमारे पास इस तरह से था, ठीक है, A B C D E एंड ऑनवर्ड। अब हम ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस B to C और D to E, ठीक है। इन हीटिंग कर्व्स इन जगहों पे क्या हो रहा था, इन जगहों पे हमने कहा था कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, मीन से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड में सॉलिड से गैस में जा रहे हैं ना, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इन द अबव रीजन्स द एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट बट द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक हो गया। और सेम इसी का और अब आपने साथ रीज़न भी बता देनी, क्योंकि ये तो फेज़ ट्रांजिशन आ रही है, फेज़ ट्रांजिशन में तो आपने बात करनी थी कि ये जो आप हीट ऐड करें वो कहाँ जा रही है। द एब्जॉर्ब्ड हीट इज़ यूज्ड टू चेंज द फेज़ ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, यानी बी से सी में जो है वो सॉलिड से लिक्विड जा रहा है और डी से ई में जो है वो लिक्विड से गैशियस में कन्वर्ट हो रहा है, फेज़ चेंज में यूटिलाइज हो रही है। तो सेम आपने नेक्स्ट जो है वो बताना है, कूलिंग कर्व्स का बताना है, ठीक है। कूलिंग कर्व्स में आपने अगेन इस तरीके से A B C D E N ऑनवर्ड, अब ये आपके पास E to D और C to B, ठीक है, ये फेज ट्रांजिशन हो रहा है फॉर कूलिंग, ठीक है, ये कूलिंग कर्व्स में ये हो रहा है। इन द अबव रीजन्स एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अब इनमें टेम्परेचर जो है ना, आपको पता है फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आपके पास गैशियस फेज से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, ठीक है, तो पार्टिकल्स बहुत करीब आ रहे हैं, तो इसलिए उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो अब यहाँ पे कूलिंग के दौरान जो रिलीज एनर्जी है वो किसके लिए यूटिलाइज हो रही थी, इज यूज टू चेंज द फेज ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपने हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स कंप्लीटली जो है वो अंडरस्टैंड कर लिए हैं। आप इनको वीडियोस को वॉच करके और इन्हीं पैटर्न्स को अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं और इनके PDF नोट्स जो हैं वो वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन पे कम्प्लीटली बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें और चैनल के बटन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।